सभी विद्यार्थियों को वंदे मातरम। मैं विकास श्रीवास्तव विक्रमादित्य आईएएस गोरखपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आईएएस एक सफल रणनीति अपने इस लेक्चर सीरीज के तहत आज मैं उपस्थित हूं एक नए इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर, सही वैकल्पिक विषय का चयन। हम लोगों ने देखा आईएएस की तैयारी के लिए सबसे पहले एक योजनाबद्ध तैयारी की रणनीति बनेगी, उसके लेक्चर के तहत मैंने देख लिया। उसके बाद परीक्षा प्रणाली और पाठ्यक्रम का विश्लेषण कर लिया। अब इसके बाद जो अगला चरण आता है वो है वैकल्पिक विषय का चयन, और उसमें भी सही वैकल्पिक विषय का चयन। क्योंकि जीएस का पेपर तो अनिवार्य है, वो तो सबको देना है, उसमें चुनाव का हमारे पास कोई भी अधिकार नहीं है, तो उसके लिए डिस्कशन अलग से हम लोग करेंगे। लेकिन जो अब तीसरा स्टेप विद्यार्थी के समक्ष आता है, एक ऐसा विद्यार्थी जो आईएएस की तैयारी करना चाहता है, एक ऐसा विद्यार्थी जो आईएएस की परीक्षा के क्षेत्र में बिल्कुल नया है, उसके समक्ष जो तीसरा चरण आता है वो ये है कि वो कौन सा वैकल्पिक विषय ले, यानी कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट ले। अब उसमें भी ये भी बात आता है कि कौन सा सही वैकल्पिक विषय ले, क्योंकि केवल वैकल्पिक विषय का या ऑप्शनल पेपर का चुनाव ही करना बड़ी बात नहीं है। सही ऑप्शनल पेपर का चुनाव करना बहुत जरूरी है, और वही आपके सफलता के लिए सबसे बड़ा आधार है। क्योंकि आप वैकल्पिक विषय ऑप्शनल पेपर को डिनाई नहीं कर सकते। भले अब पहले 2 होता था, 1 हो गया है, लेकिन 250 नंबर के जो पेपर हैं उसको आप डिनाई नहीं कर सकते। जहां एक एक नंबर पे सैकड़ों हजारों लोग होते हैं, वहां आप इतनी बड़े नंबर के पेपर को आप डिनाई नहीं कर सकते। केवल जीएस के पेपर 4 होते हैं और सबसे ज्यादा नंबर के होते हैं, ऐसा नहीं कहकर आप निकल सकते। तो वैकल्पिक विषय का चुनाव, और उसमें भी सही वैकल्पिक विषय का चुनाव कैसे हो, और उसमें हम कैसे देख सकते हैं कि हमारे लिए कौन सा विषय सबसे ज्यादा सही है, इसी बात पर आज हम लोग यहां विश्लेषण करेंगे। क्योंकि मैंने देखा है कि जब सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी बच्चा करने जाता है तो सबसे पहला जो सबसे ज्यादा समस्या उसको आता है वो इसी बात पर आता है कि ऑप्शनल पेपर क्या लेना चाहिए। तो प्रश्न ये उठता है कि ऑप्शनल पेपर का आधार कैसे हम तय करेंगे, कैसे हम पता करेंगे कि कौन सा ऑप्शनल पेपर हमारे लिए सही है। क्या उसका आधार पर स्नातक में लिए गए विषयों पर होना चाहिए? क्या उसका आधार हमारे इंटरेस्ट पर होना चाहिए? क्या उसका आधार हमारे पास उपलब्ध सामग्रियों के आधार पर होना चाहिए? क्या उसका आधार अंकदायी विषय होने के कारण चुनाव होना चाहिए? यानी कि वैकल्पिक विषय के चुनाव का आधार क्या होना चाहिए, चुनाव का फैक्टर क्या होना चाहिए, किन आधारों पर हम वैकल्पिक विषय का चुनाव करें और सही उसमें क्या हो। देखने में ऐसा आता है कि बहुत सारे विद्यार्थी इस आधार पर वैकल्पिक विषय का चुनाव कर लेते हैं कि ग्रेजुएट में उसको इन्होंने पढ़ा था। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो इंटरेस्ट के आधार पर वैकल्पिक विषय का चुनाव कर लेते हैं। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो इस आधार पर वैकल्पिक विषय का चुनाव कर लेते हैं क्योंकि उनके पास उसकी सामग्री बहुत पहले से उपलब्ध है या आसानी से उपलब्ध हो गई है, या कोई गाइडेंस है, कोचिंग उपलब्ध है उसके लिए। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो केवल इस आधार पर विषयों का चुनाव कर लेते हैं कि वो बहुत ज्यादा अंकदायी विषय है, बहुत ज्यादा वो ट्रेंड में रहने वाला विषय है, उसमें पिछले साल इसमें बहुत ज्यादा नंबर मिला था, इसलिए उस विषय को ले लिए। अब प्रश्न तो ये उठता है कि कौन सा आधार सबसे सही है, क्योंकि इन्हीं आधारों का विश्लेषण करके और जो सबसे सही आधार होगा उसी आधार पर हम विषय का चुनाव करेंगे और अपनी सफलता का मार्ग प्रशस्त करेंगे। तो प्रश्न ये उठता है कि किन आधारों पर विश्लेषण करके हम विषय का चुनाव करें। देखिए, ये एक ऐसा विषय है, ये एक ऐसा बात है सिविल सेवा की तैयारी करते समय विषय का चुनाव, जिसपे आपको समय देना चाहिए। केवल किसी के कहने पर
केवल भावनाओं के आधार पर इसमें निर्णय लेने लायक नहीं है, क्योंकि इसी को लेकर आपको लंबा चलना है। और चलना क्या है, सफलता प्राप्त करना है और पाकर ही रहना है। और जब सफलता प्राप्त करना है तो आप उस निर्णय को किसी के कहने पर या भावनाओं पर केवल कैसे ले सकते हैं? जब तक आपके अंदर आत्मबोधन की क्षमता सही नहीं होगी कि हम कौन से वैकल्पिक विषय का चुनाव करें, तो आप बहुत आसानी से कैसे किसी दूसरे के कहने पर चुनाव कर सकते हैं। इसके लिए आपको समय भी देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप तुरंत इसका चुनाव कर लें। ऐसा नहीं कि आप जो है तुरंत आए और तुरंत आपने शुरू कर दिया, कोई भी विषय लेके शुरू हो गया। ऐसा नहीं करना है। आपको इनका चुनाव पूरी तर्क बुद्धि के साथ करना है, अपने इंटरेस्ट के साथ करना है, ठीक है ना। तो आइए हम लोग देखें कि वैकल्पिक विषय के चुनाव का क्या क्या आधार होना चाहिए। आप बहुत ध्यान से इसको सुनिए। निश्चित ही आपके चुनाव, वैकल्पिक विषय के चुनाव का जो समस्या है, मेरा आज का यह लेक्चर आपके वैकल्पिक विषय के चुनाव में आपका बहुत सहयोग करने वाला है, ठीक है। इसलिए अब आप पूरे ध्यान से इस लेक्चर को सुने और सभी लोग जो वैकल्पिक विषय को ले सकने में कठिनाई महसूस कर रहे हैं, उन सभी लोगों के लिए आज मेरा ये लेक्चर जो है निश्चित ही उनके लिए सहयोगी होगा और बहुत सहयोगी होगा। आइए मैं देखूं कि किन आधारों पर वैकल्पिक विषय का चुनाव होता है, यानी कौन कौन से फैक्टर हैं जो वैकल्पिक विषय के चुनाव का आधार बनते हैं। तो सबसे पहले 4 फैक्टर, जनरली फैक्टर बहुत हो सकते हैं, मैं सभी फैक्टर पे बात नहीं कर सकता हूं, लेकिन 4 बड़े बड़े फैक्टर्स होते हैं। सबसे पहला, आप उस विषय का चुनाव कर सकते हैं जो आपने ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएशन में उस विषय को लिया था, यानी स्नातक की पढ़ाई में और परास्नातक की पढ़ाई में आपने जो विषय लिया उसको आप वैकल्पिक विषय का चुनाव कर सकते हैं। सबसे पहला फैक्टर ही हुआ, सबसे पहला आधार ही हुआ। नंबर 2, आप उस विषय का चुनाव कर सकते हैं वैकल्पिक विषय के लिए जो आपके इंटरेस्ट का विषय हो, यानी अगर आपका हिस्ट्री में इंटरेस्ट हो तो आप हिस्ट्री ले सकते हैं, अगर आपका ज्योग्राफी में इंटरेस्ट हो तो आप ज्योग्राफी ले सकते हैं, अगर आपका फिलॉसफी में इंटरेस्ट हो तो आप फिलॉसफी ले सकते हैं, हिंदी में साहित्यिक हिंदी में हो तो साहित्यिक हिंदी ले सकते हैं, इंग्लिश में तो इंग्लिश, लिटरेचर में जो लिटरेचर ले सकते हैं। बहुत लोगों को साइंस पसंद है तो मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री ले सकते हैं। बहुत लोगों को एंथ्रोपोलॉजी पसंद है। प्रश्न ये उठता, अब ये दूसरा आधार हो गया कि आपने पहला आधार हो गया, दूसरा आधार हो गया कि जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। पहला तो हो गया स्नातक परास्नातक में जो विषय आपने, दूसरा आधार हो गया कि जो आपके इंटरेस्ट का विषय हो, जिसमें भी आपका इंटरेस्ट हो आप उसको लें। तीसरा आधार जो हो गया कि आपके पास उस विषय का या तो सामग्री आसानी से उपलब्ध हो, यानी स्टडी मटेरियल आसानी से उपलब्ध हो, या आपके पास कोई गाइडेंस हो, जैसे आप कोई सीनियर उसको बहुत आसानी से बता दे। बहुत लड़के ले लेते कि भाई हमारे पास एक सीनियर मौजूद थे, उनका ये विषय था, उन्होंने हमसे कहा कि मैं गाइड कर दूंगा पूरा शुरू से अंत तक, तो उस आधार पे मैंने ये विषय ले लिया। या आपके पास उसका कोई अच्छा कोचिंग मौजूद हो, कोई अच्छा शिक्षक मौजूद हो जो आपको पूरा उस विषय को पढ़ाने के लिए विधिवत तैयार हो, या आपको आसानी से उस विषय का कहीं कोचिंग मिल गया हो, तो आप उस विषय को ले रहे हैं। यानी तीसरा जो आधार हुआ उपलब्ध सामग्रियों या उपलब्ध गाइडेंस या कोचिंग के आधार पर हो गया, तीसरा। और चौथा हो गया अंकदायी विषय या ट्रेंडिंग विषय, यानी जो विषय उस समय ट्रेंड कर रहा। बहुत सारे, मैं पता नहीं कैसे ट्रेंड इसका बन जाता है, मैंने देखा है कि जो ट्रेंडिंग विषय होता है जो इस समय बहुत चल रहा है, जिसके बहुत सारे लड़के हर साल सेलेक्ट हो रहे हैं, या बहुत ज्यादा अंक आसानी से उसमें नंबर मिल जाता है, तो बहुत लोग कहते हैं भाई ये बहुत ही अंकदायी विषय है, इसमें बहुत आसानी से नंबर मिल जाता है, तो इस विषय को ले लिया जाए। तो बहुत सारे लड़के जो है अपना इंटरेस्ट का विषय छोड़कर, अपना जानकारी का विषय छोड़कर उस अंकदायी विषय ले लेते हैं और असफल हो जाते हैं। कभी कभार कुछ सफल भी, देखिए कभी भी नियम कानून एक्सेप्शनल का नहीं बनता है, समझ रहे हैं। कोई भी नियम कानून एक्सेप्शनल का नहीं बनता है, अपवाद का नहीं बनता है, जो अचानक से हो गए, हंसते में हो गए, चलते में हो गए, या कुछ गलत करके हो गए, ये एक्सेप्शनल है।
इनका कोई नियम कानून नहीं बन सकता, इनके लिए कोई निश्चित आदर्श या निश्चित सूत्र नहीं बन सकता। ठीक है ना। असली में सूत्र उस परिश्रमी विद्यार्थी के लिए बनता है जिसको आप आसानी से नहीं जान पाते। आप 600-700 लड़के सेलेक्ट होते तो आप केवल टॉपर को ज्यादा टॉप 50 को जान पाएंगे, टॉप 100 को जान पाएंगे, लेकिन बाकी जो 600-700 उनको तो आप नहीं जान पाएंगे। ये वही विद्यार्थी हैं जिन्होंने इन निर्धारित मानकों का प्रयोग करके यहां तक पहुंचे। क्या उनका महत्व नहीं? वो क्या आसानी से सिलेक्ट हो गया? क्या उन्होंने संघर्ष नहीं किया? उन्होंने भी उतना संघर्ष किया जितना एक टॉपर करता है। तो आप उनको डिनाई नहीं कर सकते। ये वही विद्यार्थी है जो इन मानकों का, आदर्शों का प्रयोग करके यहां तक पहुंचे। तो जो भी यहां कुछ बताया जाएगा मैं वही बताऊंगा। एक सामान्य आदर्श बताने का प्रयत्न करूंगा जो सब पर लागू हो रहा है। केवल टॉपर्स के विश्लेषण को सुनकर मैं यहां बताने वाला नहीं हूं कि किसी टॉपर ने कह दिया कि मैंने फला किताब पढ़ लिया, मैंने यूट्यूब से पढ़ लिया, मैंने इंटरनेट से पढ़ लिया, मैं 1 किताब पढ़कर टॉप कर गया, मैं 2 किताब पढ़कर टॉप कर गया, मैं 5 किताब पढ़कर टॉप कर गया। मैं ये बताने वाला नहीं हूं यहां पे, क्योंकि अपने अनुभव से मैं निश्चित ये बताने अनुभव मेरे पास है कि कैसे हो सकता है। तो मैं यहां यह बताने वाला नहीं कि फला टॉपर ने, हां लेकिन टॉपर्स के जो अच्छे विचार हैं वो बताऊंगा। लेकिन ऐसा नहीं कि किसी टॉपर ने भावनाओं में अगर दे दिया लेक्चर तो मैं उसको बता दूंगा। ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि कोई टॉप कर गया तो उसको कोई अलग अनुभव हो गया। ये अलग की बात है कि वो टॉप कर गया, उसको हो गया तो भाई वो जो बोलेगा वो माइलस्टोन बन जाएगा। ठीक है, उसकी बातों को आपको मानना है क्योंकि वो टॉप कर गए उन्हीं रणनीतियों को प्राप्त करके। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके नीचे वाले जो रणनीतियां जानते हैं वो उनसे कोई कम था। नंबर का ही कोई फेर है, कोई 4 नंबर ज्यादा पा गया वो नंबर 1 पे आ गया, कोई 2-4 नंबर कम पा गया वो पीछे हो गया। इसका मतलब ये नहीं कि बौद्धिक क्षमता में इतना ज्यादा अंतर है कि आप एक वाले को अलग निगाह से देखेंगे और 500 वाले को अलग निगाह से देखेंगे। निश्चित ही सभी परिश्रम करते हैं, किसी के परिश्रम को आप डिनाई नहीं कर सकते। ठीक है। अब आइए हम लोग देखा जाए कि हम वैकल्पिक विषय का चुनाव कैसे करें इन 4 आधारों पर। सबसे पहला आधार मैंने लिया था और मैं हर आधार पर का लाभ और हानि दोनों बताऊंगा। हर आधार का, चारों आधार का लाभ और हानि दोनों बताऊंगा। बहुत ध्यान से इसको आप सुनिए, पूरे मनोयोग से आप इसको सुनिए। ठीक है ना। चारों का लाभ और हानि दोनों बताऊंगा और फिर अंत में हम लोग एक सामान्य निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। वैसे भी सिविल सेवा की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो आपको सामान्य निष्कर्ष पे तो पहुंचना ही पहुंचना है। यानी आपको निगेटिव और पॉजिटिव जानते हुए एक कंक्लूजन पर पहुंचने का तरीका, पहुंचने की योग्यता, पहुंचने की क्षमता आपके अंदर जरूर होना चाहिए यदि आप सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तब केवल निगेटिव बताकर आप निगेटिव की ओर चले गए, केवल पॉजिटिव बताकर आप पॉजिटिव की ओर चले गए, यह सिविल सेवा परीक्षा की थोड़ा गुण है। निगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव निगेटिव बताकर आप एक कंक्लूजन पर पहुंच गए, यही तो असली रणनीति है, यही तो असली योग्यता है सिविल सेवा परीक्षार्थी की। आइए देखा जाए। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि स्नातक का विषय। अब आप अगर स्नातक के विषय जो आपने लिए थे उसको वैकल्पिक विषय के चुनाव का आधार बना रहे हैं तो लाभ क्या होगा? पहला लाभ क्या होगा कि आप उस विषय को पहले से जान रहे हैं, उस विषय के लिए कोई नयापन नहीं है आपके पास, आप पहले से उस विषय को जान रहे हैं, उस विषय को आप पहले से समझ भी रहे हैं, उस विषय का आपको पहले से पाठ्यक्रम भी मालूम है। तो पहला लाभ तो ये आपको पहले से मालूम है। दूसरा लाभ ये होगा कि आपको उसमें बहुत ज्यादा कोई मेहनत क्यों नहीं करना है क्योंकि आपको पहले से आधा पाठ्यक्रम आपने पढ़ा है, स्नातक का पढ़ा है, स्नातक पर तो तैयार है। बस उसको विशेष स्तर से पढ़ना है, उसको गहन अध्ययन से पढ़ना है। ये तो आपका दूसरा लाभ हो गया। तीसरा लाभ हो गया कि उसका मटेरियल भी आपके पास मौजूद है, पहले से सामग्री, बहुत सारी सामग्रियां तो लेनी ही पड़ेंगी भाई, अंतर है सिविल सेवा और स्कूली पढ़ाई में, लेकिन कुछ ना कुछ तो चीजें आपके पास मौजूद हैं ही। पहले से कॉन्सेप्ट भी आपका कुछ न कुछ बना ही। अगर आप बढ़िया से स्नातक स्तर और परा स्नातक स्तर पे आपने बढ़िया से पढ़ाई किया है तो जरूर आपका कॉन्सेप्ट भी कुछ बना ही है। तो ये सारी चीजें आपको उस अपार परीक्षा पर में
उस एक लंबी परीक्षा, एक बड़ी परीक्षा में कहीं ना कहीं आपके लिए शुरुआती आधार का काम ये बातें जरूर करेंगी। ठीक है ना? यानी कहीं ना कहीं आपको उस परीक्षा में जो आपको टॉप तक पहुंचना है, शिखर तक पहुंचना है, एक पहला सीढ़ी का काम तो करेगा ही करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है? अच्छा, अब प्रश्न यह उठता है कि इसका निगेटिव क्या हो सकता है। देखिए, यह भी जरूरी है नहीं है कि जो विषय आप स्नातक और स्नातक पर पढ़े हो, परास्नातक और स्नातक पर, वो आपके लिए इंटरेस्ट का विषय भी हो। बहुत लोग किसी के कहने पर विषय ले लेते हैं। ठीक है ना? यह भी हो सकता है कि जो सामग्रियां उपलब्ध हो उनकी गुणवत्ता क्या है। ग्रेजुएशन स्तर पे और सिविल स्तर में कहीं ना कहीं निश्चित ही विषय के स्तर पर भी डिफरेंस आ जाता है। तो सबसे पहली बात हो सकता है कि वो आपके इंटरेस्ट का विषय हो या ना हो, ये पहले देखना है। अगर प्रास्नातक का विषय आपके इंटरेस्ट का विषय है तब तो फिर सोने पर सुहागा है, इसमें कोई तो राय नहीं कि वो बहुत अच्छा बात है। तब तो आप बिल्कुल सही वैकल्पिक विषय के चुनाव तक पहुंच गए, और साथ में उसकी सामग्री भी सही उपलब्ध है कि नहीं उपलब्ध है। भाई ऐसा तो है नहीं कि ग्रेजुएशन स्तर का जो सामग्री है वही आपका आईएएस में पूर्ण रूप से काम आ जाएगा, निश्चित ही ऐसा तो है नहीं। सही सामग्री उपलब्ध अगर हो और वो आपके इंटरेस्ट का विषय हो तब तो आप जरूर ले लें। लेकिन अगर वो परास्नातक का स्नातक का विषय आपके इंटरेस्ट का नहीं है तो ये एक निगेटिव पॉइंट हो जाएगा। दूसरा, अगर उसका सटीक मटेरियल उपलब्ध नहीं है, स्टडी मटेरियल उपलब्ध नहीं, तो और समस्या हो जाएगी। तो स्नातक और परास्नातक का विषय निश्चित ही आपके लिए सहायक है, लेकिन ये जरूर देखना पड़ेगा कि वो आपके इंटरेस्ट का विषय है या नहीं, उस पर उपलब्ध सामग्री प्रामाणिक है या नहीं, या उसका मेरे पास कोई गाइडेंस है नहीं, ये जरूर देखना पड़ेगा। तो पहला आधार हम लोगों ने देख लिया कि परास्नातक का विषय लेने के क्या लाभ होंगे और क्या हानियां हो सकती हैं। ठीक है ना? इस पर पहले इस पर आपको निर्णय जरूर करना पड़ेगा, और अगर कंसाइड कर गया 2-3 तो निश्चित आप बहुत आसानी से उसको ले लें, आपको सफलता निश्चित मिल जाएगी। अब आइए दूसरा आधार है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का मतलब यह हो गया कि जब आप विषयों का चुनाव करते हैं तो या तो पहले से ही या तत्काल बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो आपको अपनी ओर आकर्षित करती है। कोई एक विषय जो सबसे ज्यादा आकर्षित करेगा। किसी को अगर अपने अतीत के घटनाओं से लगाव है तो इतिहास की ओर आकर्षित हो जाएगा। किसी को अगर भौगोलिक तत्वों की ओर लगाव है तो भूगोल से उसका पहुंच हो जाएगा। ठीक है? किसी का अगर सामाजिक विषयों पर लगाव है तो वो समाजशास्त्र की ओर अग्रसित हो जाएगा। किसी का अगर राजनीति से लेना देना हो तो पॉलिटिक्स की ओर अग्रसित हो जाएगा। जिसका साइंस गणित की ओर तो गणित साइंस की ओर जाएगा। इंटरेस्ट बहुत बड़ी बात है सिविल सेवा में, एक बात जान लीजिएगा, इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है सिविल सेवा की परीक्षा में। ना भी इंटरेस्ट हो तो भी आपको इंटरेस्ट लेना ही पड़ेगा, क्योंकि एक बहुत विशाल परीक्षा है, बिना इंटरेस्ट के इसमें सफलता नहीं मिल सकती। मैं यहां अति बात कर रहा हूं, लेकिन ये अति बात नहीं है, ये बिल्कुल सही बात है। सिविल सेवा परीक्षा में अगर आप वास्तव में कलेक्टर बनना चाहते हैं तो इंटरेस्ट बिल्कुल होना चाहिए, तैयारी में भी और तैयारी के विषयों में भी। केवल तैयारी में इंटरेस्ट होने से नहीं चलेगा, जो विषय आप ले रहे हैं, जिन विषयों को आप पढ़ रहे हैं, उसमें भी 100% इंटरेस्ट होना चाहिए। तो दूसरा आधार इंटरेस्ट है। जो विषय आपको आकर्षित कर रहा है, जो बार बार आपके मन में चल रहा है कि भाई मुझे यही लेना चाहिए यार, मेरा लगाव इसी से है, तो वो एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये जरूर देखना पड़ेगा कि उसका हमारे पास सामग्री, मान लीजिए आपका इंटरेस्ट का विषय है और उसका हमारे पास सामग्री, मान लीजिए किसी को गणित पसंद है, मान लीजिए जो साइंस का स्टूडेंट है उसको मैथमेटिक्स पसंद है, और मैथमेटिक्स के मटेरियल इतने आसानी से तो मिलते नहीं है, केवल विश्वविद्यालय स्तर पर जो चल रहा है उसका तो काम चलने वाला नहीं है, बहुत सारे मटेरियल आपको जुटाने पड़ेंगे। फिर हो सकता है कि अगर आपको क्वेश्चन जानना हो तो आपके पास एक गाइडेंस भी होनी चाहिए। तो पता चला आप इंटरेस्ट का विषय ले लिए हैं और वही आपके स्नातक का विषय भी है, लेकिन उसका मटेरियल नहीं है, तब तो हमेशा आपके सफलता पर एक प्रश्न चिन्ह रहेगा कि इंटरेस्ट का विषय होते हुए भी आपके पास ना उसकी सामग्री है, मटेरियल, ना कोई गाइडेंस है।
तब तो हमेशा प्रश्न लगेगा आपके मन में, से लगेगा यार ये नहीं पढ़ पाए, ये नहीं पढ़ पाए, ये नहीं पढ़ पाए, क्योंकि मेरे पास कोई मटेरियल नहीं है। तो आपकी सफलता पर हमेशा प्रश्न चिन्ह लगेगा। सिविल सेवा की तैयारी में आपकी सफलता पर कोई भी प्रश्न चिन्ह नहीं लगे रहना चाहिए। उस प्रश्न चिन्ह को आपको समाप्त करना ही करना है। तैयारी के प्रारंभ में अगर प्रश्न चिन्ह लगता चला जा रहा है तो सोचिए अंत तक कितना प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। इसलिए कोई प्रश्न चिन्ह नहीं रखना चाहिए। समय लग जाए इन चीजों के चुनाव में, लेकिन प्रश्न चिन्ह नहीं रहना चाहिए। अब आइए ये तो इंटरेस्ट वाली बात हो गई कि इंटरेस्ट का विषय इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमें यह देखना है कि उसका मटेरियल मौजूद है कि नहीं मौजूद है, और उसका हमारे पास कोई गाइडेंस है, या जो मटेरियल है वो कितना प्रामाणिक है। प्रामाणिकता जरूर देखना है, ठीक है ना। वो भी मैं बताऊंगा कि प्रामाणिकता कैसे देखना है, अध्ययन सामग्री कैसे एकत्र किया जाएगा और उसकी प्रामाणिकता जांचने का क्या आधार है, ये एक अलग से मैं लेक्चर सीरीज आपको दूंगा, अलग अलग लेक्चर वीडियो बनाऊंगा। देखिए मैंने आपको बताया है कि इस लेक्चर सीरीज के तहत मैं उन हर परिस्थितियों पर बात करूंगा जो आईएएस की तैयारी करने वाले विद्यार्थी के समक्ष उत्पन्न होती है। सारे परिस्थितियों पर बात करूंगा, एक एक परिस्थितियों पर गहराई से विश्लेषण यहां किया जाएगा। जो मैं कर रहा हूं आप उसको ध्यान से सुने। तो इंटरेस्ट के विषय का पॉजिटिव मैंने बता दिया कि इंटरेस्ट का विषय है वो आपके लिए निर्णायक होगा। और आप तो जानते ही हैं कि आप इंटरेस्ट का इससे बढ़िया एग्जांपल मैं आपको क्या बता दूं। जो भोजन आपको बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, आप अगर उसको कुछ ज्यादा ही खा लेते हैं तो भी वो पच जाता है। इंटरेस्ट का महत्व देख लीजिए कि अगर आपको कोई भोजन बहुत पसंद है तो अगर आप उसको ज्यादा भी खा लेते हैं तो बहुत आसानी से पच जाएगा। लेकिन जो भोजन आपको पसंद नहीं है, अगर आप उसको खा लेते हैं, भले ही आपने लिमिटेड खाया, तो भी तबीयत खराब हो जाता है। अक्सर ये होता है, देखिए। इसलिए इंटरेस्ट का विषय तो आपके लिए वरदान होगा ही होगा। और वो इंटरेस्ट का विषय इसलिए भी वरदान होगा कि आप उसको लेकर लंबे समय तक चल सकते हैं, क्योंकि आपको लंबे चलना भी है, ठीक है ना। सिविल सेवा परीक्षा को 1 2 दिन 4 महीने 6 महीने वाली तो है नहीं, साल 2 साल 3 साल 4 साल लग सकते हैं। और जब सफलता पाना ही पाना है तो कितना भी समय लगे उससे कोई लेना देना नहीं। तो जब आपको चलना ही है लंबा, तो ऐसा विषय लीजिए जो इंटरेस्ट का विषय हो, क्योंकि इंटरेस्ट का विषय लेकर आप बहुत लंबा चल पाएंगे। तो इंटरेस्ट के विषय में तो लाभ यह है कि आप लंबा चल सकते हैं, फिर आपके ऊपर वो कभी बोझ नहीं बनेगा। लेकिन इसके निगेटिव पॉइंट्स क्या है कि आपको देखना पड़ेगा कि इसके मटेरियल मौजूद है कि नहीं, गाइडेंस है कि नहीं, ये भी देखना पड़ेगा। अगर ये सब मौजूद है तो इंटरेस्ट का विषय निश्चित है। अभी मैं आऊंगा कंक्लूजन पर। सबसे पहले मैं ये कर दूं कि निगेटिव पॉजिटिव क्या है, निगेटिव क्या है। तो पॉजिटिव ये है कि आप लंबा चल सकते हैं, वो कभी भी आपको बोझ नहीं मिलेगा। 2-4 असफलता मिलेगा तब भी आपको ऊपर बोझ नहीं बनेगा। इंटरेस्ट के विषय के साथ सबसे बड़ी विशेषता तो यही है कि अगर आप कुछ असफलता भी पाते हैं शुरुआती दौर में, तो उस असफलता का आपके ऊपर बोझ कभी नहीं पड़ेगा, या आप कभी नहीं कहेंगे यार चलो छोड़ देते हैं, अच्छा नहीं लग रहा ये विषय हमको, तभी असफलता मिल रही है। चाहे आप कितनी भी असफलताएं प्राप्त कर लें, इंटरेस्ट का विषय आपके साथ अंत तक रहेगा और एक दिन सफलता दिलाकर ही रहेगा। अब तीसरा मानक, उपलब्ध सामग्री और गाइडेंस, यानी कोचिंग या कोई शिक्षक। तीसरा आधार के तहत सबसे बढ़िया जो विशेषता लाभ ये है, गुण ये है तीसरे, कि आपके पास सामग्री उपलब्ध है। अगर वो प्रामाणिक है तो दी बेस्ट है। अच्छा, सामग्री उपलब्ध है तो आपके पास एक जब प्रामाणिक आधारभूत सामग्री है तो तैयारी को सरल बना देगा, ठीक है। बहुत आसानी से आप तैयारी प्रारंभ कर सकते हैं और दिन दूना रात चौगुना आप तैयारी में अग्रसर हो सकते हैं। तो सामग्री अगर उपलब्ध है और उसके साथ अगर आपके पास कोई गाइडेंस भी मौजूद है, चाहे शिक्षक के रूप में चाहे कोचिंग के रूप में, तब तो बहुत अच्छी बात हो गई। एक तो सामग्री आपको मिल गई, दूसरा आपको शिक्षक और गाइडेंस मिल गए, तब तो फिर पूछना क्या है। लेकिन इसका नेगेटिव पॉइंट क्या है? पॉजिटिव पॉइंट तो होगा कि आपके लिए जो सामग्री की सबसे बड़ी समस्या होती है, प्रामाणिक सामग्री की वो सबसे बड़ी समस्या होती है, वो तो दूर हो गया। क्या पढ़ना क्या छोड़ना ये भी आपको पता चल गया,
फिर एक गाइडेंस मौजूद है जो आपको हर जगह आपके मार्ग में जितनी बाधाएं हैं वो दूर करता हुआ चलेंगे। आपके शिक्षक, आपके गुरु जो भी हैं, आपके सहयोगी, वो आपका हर मार्ग में आपको सहायता देंगे, तो बहुत बड़ी समस्या दूर हो गई। ठीक है, अब निगेटिव पॉइंट इसका क्या हो सकता है? पहली बात, निगेटिव पॉइंट तो ये हो सकता है कि जरूरी है कि अगर केवल उपलब्ध सामग्री के आधार पर आप विषय ले रहे हैं तो देखना पड़ेगा कि आपके इंटरेस्ट का विषय है कि नहीं। बहुत बड़ी बात तो यह भी है कि पता चला आप सामग्री के आधार पर ले लिए और वो विषय ही आपके इंटरेस्ट का नहीं है। फिर आप सामग्री ले तो लिए, उसकी जो सामग्री है वो प्रामाणिक है नहीं, कि ये भी दूसरा नेगेटिव पॉइंट देखना है। केवल किताबों का संजाल ही सामग्री नहीं होता है, सही अध्ययन सामग्री होना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमको पढ़ाई नहीं करना, हमको अध्ययन करना है। दोनों में अंतर है, यह भी मैं एक दिन बताऊंगा। हमको केवल पढ़ाई ही नहीं करना, हमें अध्ययन करना है। तो अध्ययन करने के लिए सामग्री निश्चित ही प्रामाणिक होनी चाहिए। अगर सामग्री प्रामाणिक नहीं है तो फिर तो हमें कहां से कहां लेकर चला जाएगा, ये तो बताने की जरूरत आपको है ही नहीं, या तो आप जान ही रहे हैं। ये चीज देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, और गाइडेंस अगर सही मौजूद है तो फिर कोई बात नहीं। अगर मान लीजिए सही नहीं है तो बहुत बड़ी समस्या हो गई। तो आप देख रहे हैं कि सामग्री उपलब्ध होने से ही काम नहीं चलेगा, गाइडेंस मौजूद होने से काम नहीं चलेगा। ये दोनों चीजें प्रामाणिक होनी बहुत जरूरी है, सही दिशा दिखाने वाला होना चाहिए। एक बात सिविल सेवा की परीक्षा में आप याद रखिएगा हमेशा, कि यदि दिशा, सही समय और सही दिशा का ज्ञान ना हो, सिविल सेवा की परीक्षा में यदि सही समय और सही दिशा का ज्ञान ना हो तो उगता हुआ सूरज भी डूबता हुआ सूरज प्रतीत लगता है। भाई, अगर आप नहीं जानना है कि दिन है कि रात है, सुबह हो रहा है कि शाम हो रहा है, क्या टाइम हो रहा है, तो आप समझ ही नहीं पाएंगे कि सूरज उग रहा है या डूब रहा है। तो सिविल सेवा की परीक्षा में सही समय और सही दिशा का ज्ञान होना परम आवश्यक है, अन्यथा उगता हुआ सूरज डूबता हुआ सूरज प्रतीत होता है। ठीक है, इसलिए एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जो सामग्री है, जो गाइडेंस है, वो सही है या नहीं, ये जानना बहुत जरूरी है। ठीक है ना, ये भी मैं आपको अध्ययन सामग्री के लेक्चर में बताऊंगा कैसे पता चलेगा। चौथा आधार आइए देखा जाए, जो बहुत ज्यादा लड़कों में आकर्षण का केंद्र भी बनता है, कि बहुत ही अंकदायी विषय है, बहुत ज्यादा नंबर मिलता है, बिल्कुल इतना नंबर मिलता है कि सिलेक्शन पक्का है। पहले तो आप ये और बहुत सारे लड़के ले लेते हैं। कोई अब विषयों का मैं यहां नाम नहीं लूंगा, क्योंकि मेरे अनुसार से सारे विषय अंकदायी। आपका रिप्रेजेंटेशन कैसा, इस पर नंबर निर्भर करता है। ठीक है ना, इस पर निर्भर करता है। ये कहना कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा चल रहा है, हिस्ट्री बहुत अच्छा चल रहा है, हिंदी बहुत अच्छा चल रहा है, ये कहना बहुत अच्छी बात नहीं होगी। सारे विषय अंकदायी हैं। तो अंकदायी विषय आपने ले लिया, या आप कह दिया भाई ट्रेंड में यही कर रहा है इस समय। जैसे कुछ दिन पहले यूपी पीसीएस में सोशल वर्क एक विषय था, बहुत ट्रेंड कर रहा था उस समय। जितने भी लड़के थे, अभी नए नए आ रहे हैं, छोटा सा सिलेबस होता था, बहुत सारे लड़के सेलेक्ट हो गए उसको लेकर। हालांकि आयोग ने उसको हटा दिया, क्योंकि कहीं कहीं परीक्षा प्रणाली को विकृत कर रहा था। विषय की गड़बड़ी नहीं है, लेकिन अब एक ट्रेंडिंग विषय हो जाना, सिविल सेवा परीक्षा जैसी एक महान परीक्षा में ये सब होना नहीं चाहिए। वहां तो ट्रेंड एक ही होना चाहिए, वो है परिश्रम। वहां चाहे शुरू में हो, चाहे मध्य में हो, चाहे अंत में हो, बस एक ही ट्रेंड है, वो है परिश्रम। परिश्रम, लगन, समर्पण, श्रद्धा, आस्था, ये सबसे बड़ा ट्रेंड होना चाहिए। और जब यही ट्रेंड चलेगा तभी हमें एक कुशल और बड़े कलेक्टर और बड़े आईएएस अधिकारी हमें मिल सकते हैं। एक सच्चे आईएएस अधिकारी मिल सकते हैं जो देश की समस्याओं को दूर करके लोक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना स्थापित कर सकते हैं। तो अंकदायी विषय का लाभ, जाहिर सी बात है कि आप अंकदायी विषय ले रहे हैं तो आपको तो लगेगा कि हम सफल हो जाएंगे बहुत आसानी से, आपकी नजर में यह लाभ हो सकता है। दूसरा,
बहुत सारे अंकदायी विषय ऐसे लोगों को लगता है कि इसका सिलेबस बहुत छोटा है, तो उस आधार पे लेते हैं। फिर बहुत सारे विद्यार्थी जो अंकदायी विषय होते हैं उसको इस आधार में लेते हैं कि इसका सिलेबस बहुत छोटा है, बहुत छोटा सिलेबस है, इसको ले लो। लेकिन सिविल सेवा परीक्षा में कोई चीज छोटा सिलेबस या बड़ा सिलेबस नहीं होता है। आयोग जो प्रश्न पूछता है उसका स्तर इतना बढ़िया होता है कि सारे सिलेबस चाहे छोटा हो बड़ा हो सब बराबर हो जाता है। ठीक है ना, वो आयोग के पूछने का तरीका इतना बढ़िया है कि वो आपको जो है कसरत करा देगा, इसलिए वो सोचना। तो ये तो हो गया कि उसका सिलेबस लोग छोटा मान लेते हैं, अंकदायी है तो आसान समझ लेते हैं, तो ये तो उसका लाभ हो गया, भले ही बनावटी लाभ हो लेकिन लाभ हो गया। अब हानियां क्या क्या है? मान लीजिए आपने अंकदायी समझ के ले लिया और आप रिप्रेजेंट ही नहीं कर पाए, अंक नहीं मिला, तो आपको लगेगा कि अरे भाई ये तो बेकार में लोग कह रहे थे कि इसमें अंक मिलता है, तो अंक ही नहीं मिल रहा इसमें। तो जाहिर सी बात है कि आप एक बार में ही टूट जाएंगे। दूसरी बात है, आप ये समझकर कोशिश कर रहे थे कि इसका सिलेबस बहुत छोटा है, अंकदायी है, इसी है कि सिलेबस इसका बहुत छोटा है, इसलिए आपने ले लिया था कि अंकदायी है, सिलेबस भी छोटा अंकदायी भी है, और पता चला कि प्रश्न इतने स्तरीय आ गए कि आप नहीं कर पाए, तो ये भी निगेटिव पॉइंट चला गया। फिर पता नहीं जो विषय अंकदायी है वो आपके इंटरेस्ट का है कि नहीं, पता नहीं आपके पास उसके लिए प्रमाणिक सामग्री उपलब्ध है कि नहीं। जाहिर सी बात है, आपने पता चला कि तय कर लिया कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बड़ा अंकदायी विषय है, फिलॉसफी बड़ा अंकदायी विषय है, गणित की तरह ले लिया, पता चला आपके पास उसका अध्ययन सामग्री उपलब्ध नहीं, स्टडी मटेरियल उपलब्ध नहीं है, पता चला उसके कोर सेक्टर्स को आप समझ ही नहीं पा रहे हैं और उसके अवधारणाओं को आप समझ ही नहीं पा रहे हैं। आप लोक प्रशासन और प्रशासन एक ही मिला दे रहे हैं, आपको लग रहा है कि लोक प्रशासन और पॉलिटिक्स एक ही है, तो फिर आप अवधारणाओं को ही समझ नहीं पा रहे हैं। आपको भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन में अंतर ही समझ में नहीं आ रहा है, आपको सामान्य हिंदी और साहित्यिक हिंदी में अंतर ही समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, अब ये सारी चीजें तो आपको समझना ही पड़ेगा। आप इतिहास को मात्र तथ्यों का संग्रह ही समझते चले जा रहे हैं, जबकि वो विश्लेषण का विषय है, जबकि इतिहास केवल पढ़ने का विषय नहीं बल्कि जीने का विषय है। पढ़ना नहीं है, इतिहास में जीना है। तो सारे विषयों को यहां जीवंत बनाकर पढ़ना है और आप अंकदायी समझकर उसको लेते चले जा रहे हैं, तो सफलता कैसे मिल पाएगी। इस प्रकार हमने 4 मानकों को देख लिया जो सफलता के लिए हमारा जो विषय चुनाव के लिए आधार बन सकते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि कौन से मानक को अपनाया जाए। इन 4 मानकों को जो मैंने तय किया है, जो हम लोग समझते हैं जनरली, इन्हीं चारों पे लड़के सिमट जाते हैं। हालांकि और भी बहुत से मानक हो सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो मैं ही बता रहा हूं उतना ही होता, बहुत मानक हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये 4 मानक पे ज्यादातर लोग रुकते हैं। तो इसमें सही क्या होना चाहिए, क्या लेना चाहिए, कैसे विषय का चुनाव करें। ऐसा तो है नहीं कि चारों किसी के पास मौजूद हो परिस्थितियां और चारों मिलाकर एक निष्कर्ष। अगर चारों एक जगह मिल जाए तब तो बहुत बढ़िया बात हो गया कि वो हमारे स्नातक का विषय हो और हमारे इंटरेस्ट का विषय हो, फिर उसकी सामग्री गाइडेंस मौजूद हो और वो अंकदायी भी आपको लग रहा हो, तो फिर चारों अगर मिल गए तो फिर वही विषय ले ही लेना है। फिर इसमें सोचना क्या है, अगर किसी के चारों मानक मिल गए तब तो फिर पूछना क्या, वो विषय आपको ले ही लेना चाहिए। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि चारों मिल सकते हैं किसी के, शायद उत्तर नहीं में ही होगा क्योंकि चारों मिल पाना संभव नहीं, ठीक है ना, चारों एक साथ मिल पाना संभव नहीं है। तो प्रश्न ये उठता है कि फिर कौन से विधा को अपनाया जाए, कौन से मानक को अपनाया जाए। देखिए, सिविल सेवा की परीक्षा तैयार करने में हमें लंबे परिश्रम, लंबे धैर्य और संकल्प शक्ति की आवश्यकता है। और धैर्य और संकल्प शक्ति को हम तभी रख सकते हैं और हम तभी लंबे टिक सकते हैं जब हमारा जो विषय का चुनाव हो वो कहीं ना कहीं हमारे रुचि का विषय हो, यानी इंटरेस्ट का विषय। हमें कहीं ना कहीं ऐसे विषयों का चुनाव करना चाहिए जो हमारे लिए इंटरेस्ट का विषय हो, और अगर वो स्नातक स्तर पे हो तो बेस्ट है।
अगर जाहिर बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको स्नातक पे वही विषय लेते हैं जिनको आगे सिविल सेवा परीक्षा में लेना है। तो अगर आपके इंटरेस्ट का विषय आपके स्नातक का विषय बन जाएगा तो मानकर चलिए ये सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन। लेकिन अध्ययन सामग्री प्रामाणिक होना बहुत जरूरी है। लेकिन आप ये भी जानिए कि जब कोई चीज आपके इंटरेस्ट का होता है या आपके लिए इंटरेस्टिंग होता है तो आप उसके लिए साधनों का जुगाड़ कहीं ना कहीं से कर ही लेते हैं। जिस व्यक्ति का अपने देखिए सिविल सेवा परीक्षा में दो मानक काम करता है। पहला, परीक्षा के प्रति भी आपके अंदर इंटरेस्ट होना चाहिए और परीक्षा के विषयों के प्रति भी इंटरेस्ट होना चाहिए। जो विषय का चुनाव हो रहा है, पता चला आपका विषय के प्रति इंटरेस्ट हो, परीक्षा के प्रति इंटरेस्ट ना हो, जबरदस्ती किसी के दबाव में आप आ रहे हो। बस सिविल सेवा परीक्षा में सफलता इस बात पर निर्भर करता है कि आप सिविल सेवा परीक्षा के प्रति लगाव के से तैयारी कर रहे हैं या किसी दबाव से तैयारी कर रहे हैं। अब वो दबाव चाहे परिवार का हो, चाहे समाज का हो, चाहे इष्ट मित्र का हो, वो तो लाभ नहीं देगा। लेकिन यदि सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी आप सिविल सेवा परीक्षा के प्रति लगाव से कर रहे हैं तो सफलता निश्चित है। यह लगाव चाहे सिविल सेवा परीक्षा के प्रति हो, चाहे सिविल सेवा परीक्षा के विषयों के प्रति हो। इसलिए हमेशा याद रखिए कि सिविल सेवा परीक्षा में सफलता उसके प्रति लगाव से है, उसके प्रति लगन से। ठीक है ना? तो हमेशा याद रखिएगा कि ऐसा विषय जो स्नातक स्तर पे हो और आपके लिए इंटरेस्टिंग हो वो लेना सबसे उचित होगा, क्योंकि जब आप उसको लेंगे तो आप उसके लिए अध्ययन सामग्री, गाइडेंस तो कहीं ना कहीं से आप उसका इंतजाम कर ही लेंगे, हर हाल में कर लेंगे। चाहे उसके लिए कहीं जाना पड़े, चाहे उसके लिए आपको कहीं बाहर रहकर तैयारी करना पड़े या उसके लिए कहीं दूर दराज जाकर सामग्री जुगाड़ करनी पड़े या किसी से पास जाकर उससे सीखना पड़े, लेकिन आप कर ही लेंगे। क्योंकि मैंने आपको बताया इस दुनिया में जितने भी लोग आगे निकले हैं वो अपने इंटरेस्ट के विषय में ही आगे निकले हैं। अगर सचिन तेंदुलकर से कहा जाता कि आप फुटबॉल खेलिए तो जाहिर सी बात है वो फुटबॉल में अग्रसर नहीं हो पाते, क्योंकि उनके इंटरेस्ट का विषय क्या था? क्रिकेट था। तो अगर आपने अपने इंटरेस्ट का विषय ले लिया, देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब पर ये लागू होगा। मैंने आपको पहले ही बताया, मैं ऐसा कोई बात ही नहीं कर रहा हूं जो अति हो, रेडिकल हो, ये नहीं बात कर रहा हूं। मैं सामान्य आदर्श की बात कर रहा हूं। ठीक है? तो सामान्य आदर्श की बात यह है कि इंटरेस्ट का विषय स्नातक पे हो तो द बेस्ट कॉम्बिनेशन है, क्योंकि आप इंटरेस्ट का जब भी विषय लेंगे तो आप उसकी सामग्री कहीं ना कहीं से जरूर जुटा लेंगे। और ज्यादातर लड़के वही विषय लेते हैं। आप देखिए बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी साइंस के होते हुए आर्ट्स का विषय लेकर टॉप कर जा रहे हैं, कहीं ना कहीं इंटरेस्ट है उनका। ऐसा नहीं है कि भले वो साइंस मैथमेटिक्स पढ़े लेकिन वो आर्ट्स का विषय लेकर टॉप कर गए, बिना इंटरेस्ट के तो नहीं टॉप कर गए। अब जाहिर सी बात है मैथमेटिक्स पढ़े हैं, वो साइंस पढ़े हैं, तो उसमें उनको टॉप करना चाहिए था, नहीं किए क्योंकि उनका ज्यादा लगाव इन विषयों में रहा। अब कुछ लोग कहेंगे नहीं उनको वो सरल लगा, सरल नहीं लगा, वो उनका कहीं ना कहीं इंटरेस्ट था उस आर्ट के विषय में, भले वो साइंस पढ़ रहे थे। ठीक है? तो इंटरेस्ट का विषय अगर आपके स्नातक का विषय है तो सबसे देखिए चुनाव के लिए निश्चित ही इंटरेस्ट के विषय को सबसे पहले जाना चाहिए, क्योंकि सिविल सेवा परीक्षा में आपको धैर्य, अथक परिश्रम, लगन, समर्पण और एक जुनून की आवश्यकता होती है। और जब विषय आपके इंटरेस्ट का होगा तो ये सब चीज अपने आप आ जाएगी, कहीं से भी आपको कमी नहीं आएगी इन सारे विषयों में। और जब ये सारे विषय आ जाएंगे आपके अंदर, ये सारे गुण आ जाएंगे अपने इंटरेस्ट का विषय लेकर, तो निश्चित सफलता मिल जाएगी। और यदि वह प्रास्नातक या स्नातक का भी वह विषय हो गया तो 100% आपके लिए सफलता वो निश्चित ले आएगा। और जितने लोग सेलेक्ट होते हैं कहीं ना कहीं वो अपने इंटरेस्ट का विषय लेकर ही सेलेक्ट होते हैं, ज्यादातर बच्चे आप देख लीजिए, क्योंकि आपको कहते मिलेंगे कि मेरा इसमें इंटरेस्ट था। जितने भी बच्चे से लेते हैं विषय ज्यादातर, तो चुनाव के लिए आप इंटरेस्ट को दें। उसके बाद अगर स्नातक का हो तो बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। अंकदाई वाला तो मेरे अनुसार से ट्रेंडिंग वाला विषय
कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि सिविल सेवा परीक्षा में आयोग सारे विषयों पर समान दृष्टिकोण रखता है। ठीक है, सामग्री प्रमाणिक हो जाए और ये तीनों अगर कॉम्बिनेशन मिल जाते हैं, सामग्री तो आप जुटा लेंगे, गाइडेंस तो आप जुटा लेंगे। गरीब से गरीब बच्चा भी जो है वो कहीं कहीं से जुटा लेता है, अगर उसके अंदर लगन परिश्रम हो। लेकिन सिविल सेवा चीज के लिए इंटरेस्ट और लगन होना बहुत जरूरी है। जिसके कहते हैं ना, जहां चाह वहां राह, तो अगर आपके पास इंटरेस्ट है, चाह है किसी विषय में, तो आप राह जरूर ढूंढ लेंगे। ठीक है ना। और सिविल सेवा परीक्षा है ही ऐसी परीक्षा जिसमें आपका उसके प्रति लगन और समर्पण दिखना ही चाहिए, और बिना इंटरेस्ट के लगन समर्पण आएगा ही नहीं, क्योंकि सिविल सेवा परीक्षा में आपका लगाव बहुत होना जरूरी है। ठीक है। तो हम इस आधार पे पहुंचे हैं, एक कंक्लूजन के तहत पहुंचे हैं कि हमें इंटरेस्ट के विषय को निश्चित ही प्राथमिकता देना चाहिए, और यदि वह इंटरेस्ट का विषय हमारे स्नातक और परा स्नातक का विषय है तो निश्चित वो सोने पे सुहागा होगा, और यह कॉम्बिनेशन हमें निश्चित चुनना चाहिए। अगर ये दोनों कॉम्बिनेशन किसी परिस्थितिवश नहीं हो पाता है, तब तो निश्चित ही गाइडेंस और अध्ययन सामग्री की ओर हमें जाना ही पड़ेगा। ठीक है ना। अंकदाई वाला तो कोई बहुत मतलब नहीं है, और आपके पास कोई विकल्प हो तो बात अलग है, लेकिन इंटरेस्ट और स्नातक के विषय को हमको निश्चित ही बल देना है, और ज्यादातर बच्चे इसी से सिलेक्ट भी होते हैं। और इन दोनों में अगर परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत हों तो जाहिर सी बात है अध्ययन सामग्री और गाइडेंस की ओर तो जाना ही पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले हमको प्रेफरेंस देना है, प्राथमिकता देना है किसको, इंटरेस्ट का, और इंटरेस्ट का विषय अगर स्नातक स्तर पे हो तो बहुत जरूरी है। तो आज हम लोगों ने इस समस्या को निश्चित यहाँ कितना मैं सफल हुआ हूं अपने इस प्रयास में ये तो आप बताएंगे, लेकिन मेरे अनुसार से कहीं ना कहीं इंटरेस्ट का विषय लेने को प्राथमिकता सिविल सेवा में देना ही देना चाहिए, क्योंकि निश्चित ही अगर आप प्राथमिकता इंटरेस्ट के विषय को देंगे तो जाहिर सी बात है सफलता आपके कदम चूमेगी, और अगर वो स्नातक स्तर पे है तब तो बहुत बेस्ट बात है। ठीक है। तो आज हम लोगों ने निश्चित ही समस्या का विश्लेषण पूरे मनोयोग से किया है। कितना मैं सफल हुआ कमेंट में आप जरूर बताइएगा। नए सीरीज लेक्चर को लेकर मैं आपके समक्ष फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।